गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारा पिछला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक। रासायनिक बल गतिकी जो अध्याय है, इसमें हम बात करेंगे रासायनिक बल गतिकी को कहते किसे हैं। रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा क्या होती है? रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग, क्रियाकारक उत्पाद, माध्यमिक, यौगिक एवं अभिक्रिया वेग की विधियां, अभिक्रिया वेग की निर्धारण विधियां, आदि का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग, क्रियाकारक उत्पाद, माध्यमिक, यौगिक एवं अभिक्रिया वेग की निर्धारण विधियां आदि का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे रासायनिक बल गतिकी कहा जाता है। तो ये तो क्या हो गई रासायनिक बल गतिकी की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग अभिक्रिया वेग परिभाषा क्या होती है? किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण का मतलब है समय, किसी क्षण विशेष पर क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। किसी क्षण विशेष, किसी क्षण कर होता है समय, विशेष पर क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। इसमें मैं आपको आगे लिखता हूं, ध्यान देना। अभिक्रिया वेग में, अभिक्रिया वेग निर्धारण में, अभिक्रिया वेग निर्धारण में अभिकारकों या क्रियाकारकों की सांद्रता में समय के अनुसार कमी आती है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अभिक्रिया वेग निर्धारण में अभिकारकों या क्रियाकारकों की सांद्रता में समय के अनुसार कमी आती है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और उत्पाद की सांद्रता में, और उत्पाद की सांद्रता में
समय के अनुसार वृद्धि होती है, इसलिए धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे A प्लस में B चेंज C प्लस में D, ये तो हो गए रिएक्टेंट या क्रियाकारक, और ये हो गया प्रोडक्ट या उत्पाद। तो देखिए, माना एक सामान्य अभिक्रिया है। अभिक्रिया वेग किसी क्षण समय विशेष पर क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। अभिक्रिया वेग निर्धारण में अभिकारकों या क्रियाकारकों की सांद्रता में समय के अनुसार कमी आती है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और उत्पाद की सांद्रता में समय के अनुसार वृद्धि होती है, इसलिए धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। माना एक रासायनिक अभिक्रिया है, A प्लस में B चेंज C प्लस में D, ये तो कहलाता है रिएक्टेंट और ये कहलाता है प्रोडक्ट। तो इनकी सांद्रता में तो समय के अनुसार कमी होगी, इसलिए चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का। और इनकी सांद्रता में वृद्धि होगी, चिन्ह कैसा आएगा? प्लस का। तो देखो किस प्रकार रस समीकरण मितीय के अनुसार व्यंजक को लिखा जाता है। स्टोइकियोमेट्री के अनुसार स्टोइकियोमेट्री या रस समीकरण मितीय के अनुसार दर व्यंजक को लिखा जाता है। दर व्यंजक या वेग व्यंजक को लिखा जाता है। लिखा जाता है कैसे लिखते हैं? देखो, A की सांद्रता, A और B की अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है? कमी। और उत्पाद C और D की सांद्रता में क्या हो रही है? वृद्धि। तो इसको लिखते हैं माइनस dA/dt समय के अनुसार। A की कंसंट्रेशन में समय के अनुसार कमी हुई, इसलिए चिन्ह कैसा लगा दिया? माइनस का। बराबर माइनस dB/dt बराबर प्लस उत्पाद C की सांद्रता में वृद्धि, तो चिन्ह कैसा लगा दिया? प्लस का। बराबर प्लस dD/dt। तो ये इस रासायनिक समीकरण के लिए क्या हो गया? वेग व्यंजक या दर व्यंजक। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अभिकारक की सांद्रता में समय के अनुसार कमी होती है, इसमें चिन्ह माइनस का होता है। रस समीकरण के अनुसार इस प्रकार लिखते हैं। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, इसलिए चिन्ह प्लस का आता है। इसको इस प्रकार लिखा जाता है, चिन्ह प्लस का यूज में लिया जाता है। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया वेग क्या होता है, मतलब किस तरह से इसका वेग व्यंजक प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया वेग अभिक्रिया वेग का व्यंजक। अभिक्रिया वेग का व्यंजक माना एक अभिकारक A है, उत्पाद P में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना। माना एक अभिकारक A है और उत्पाद P में परिवर्तित होता है। माना प्रारंभ में अभिकारक A की सांद्रता स्मॉल a है। माना प्रारंभ में अभिकारक A की सांद्रता क्या है? स्मॉल a। तो उत्पाद की कितनी होगी? 0, यानी कि अभी तक कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अभिकारक A की सांद्रता स्मॉल a है, तो उत्पाद की कितनी है? 0। कुछ समय पश्चात यानी कि या हम कहें t समय पश्चात परिवर्तन हुआ A माइनस एक्स। तो उत्पाद का कितना हो गया? x। कितना हो गया भाई? x। तो आपको पता है अभिकारक A की सांद्रता में समय के अनुसार क्या होती है? कमी, इसलिए चिन्ह कैसा प्रयोग करते हैं? माइनस का। dA/ क्या हो गया? dt। कुल परिवर्तन कितना हुआ है? A माइनस एक्स। किसकी कंसेंट्रेशन में? A की में। तो A के स्थान पर मैं क्या रख दूंगा? A माइनस एक्स। तो माइनस dA माइनस x/dt। इसको जब मैं ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा? dA/dt प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस dx/dt। अब आपको पता है A एक अचर राशि होती है,
जिसका अवकलन शून्य होता है, जिसका अवकलन क्या होता है, शून्य। तो देखो ये तो क्या हो गया, जीरो, बचा क्या, dx अपॉन dt, यानी कि अभिक्रिया वेग क्या हुआ, dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, dx तो क्या हो गया, सांद्रता में डिफरेंशियल परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, परिवर्तन होने में लगा समय, परिवर्तन होने में लगा समय, यानी कि जो अभिक्रिया वेग आता है वो क्या आता है, dx अपॉन dt आता है। दोबारा से समझ लो, माना एक अभिकारक A है, उत्पाद P में परिवर्तित होता है। अभिकारक A की प्रारंभ में सांद्रता स्मॉल a थी, उत्पाद P की कितनी हो गई, 0, यानी प्रारंभ की बात हो रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। T समय पश्चात कितनी हुई, A माइनस एक्स, यानी कितना कंसंट्रेशन में परिवर्तन हुआ, प्रोडक्ट का कितना हो गया, x, यानी कि जब कंसंट्रेशन अभिकारक की में परिवर्तन होता है तो चिन्ह कैसा आता है, ऋणात्मक, और उसको रस समीकरण मितीय के अनुसार कैसे लिखते हैं, डी अपॉन dt, यानी कि a के स्थान पर क्या रखेंगे, a माइनस एक्स, जिसको मैंने ओपन किया तो माइनस डी अपॉन dt प्लस dx अपॉन dt, माइनस डी अपॉन dt यानी कि एक अवकलन है, और अवकलन में एक अचर राशि होती है जिसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है, इसलिए बचा क्या, dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt क्या है, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन होने में लगा कुल समय। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग क्या है, किसी क्षण विशेष पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया वेग कहते हैं। अब अभिक्रिया वेग की इकाई की बात करें तो अभिक्रिया वेग क्या आ गया भाई, dx अपॉन dt। अभिक्रिया वेग बराबर क्या हो गया भाई, dx अपॉन dt, या मैं क्या लिखूं, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन होने में लगा समय, समय। अब देखो सांद्रता किसमें, इसकी इकाई की बात करें, अभिक्रिया वेग की इकाई, अभिक्रिया वेग की इकाई, तो सांद्रता किसमें मापी जाती है भाई, सांद्रता मापी जाती है मोल प्रति लीटर, और समय को किसमें मापेंगे, सेकंड में, समय को किसमें मापेंगे, सेकंड में। इकाई क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अभिक्रिया वेग की इकाई क्या हो गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी कि अभिक्रिया वेग क्या बचा, dx अपॉन dt, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अभिक्रिया वेग की इकाई सांद्रता किसमें मापी जाती है, मोल प्रति लीटर में, और समय किसमें मापा जाता है, सेकंड में। इकाई क्या हो गई, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया आ जाती है, जैसे मान ला एक क्वेश्चन आ गया, N2 प्लस 3H2 चेंज 2NH3, अमोनिया का निर्माण, ये अमोनिया निर्माण की होबर मेथड कहलाता है, होबर विधि। आपसे कोई पूछे अमोनिया निर्माण की होबर विधि की रासायनिक समीकरण दीजिए, तो N2 प्लस 3H2 चेंज 2NH3। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग व्यंजक दीजिए, अभिक्रिया वेग व्यंजक दीजिए। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग व्यंजक दीजिए। तो देखो जो संख्या होती है वो हमेशा 1/n के गुणांक में लिखी जाती है, 1/n के गुणांक में लिखी जाती है, 1/n के गुणांक में लिखी जाती है। देखो N2 की सांद्रता में ये अभिकारक है, तो इनकी सांद्रता में क्या हो गई, कमी, तो चिन्ह कैसा लगेगा, ऋणात्मक। ये उत्पाद है, इसकी सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि, तो चिन्ह कैसा लगेगा, धनात्मक। इसको लिख सकते हैं हम रस समीकरण मितीय के अनुसार, माइनस dN2 अपॉन क्या हो जाएगा, dt बराबर माइनस 1/3, 1/n के गुणांक में लिखी जाता है कोई भी संख्या का जो मान होगा, dH2 अपॉन क्या हो जाएगा, dt बराबर प्लस 1/2 dNH3 अपॉन क्या हो जाएगा, dt। तो इस प्रकार कोई भी रासायनिक समीकरण देकर आपसे किसी भी अभिक्रिया का वेग व्यंजक लिखवा सकता है। तो आसानी के साथ जो संख्या दी होगी वो हमेशा 1/n के गुणांक में लिखी जाती है। तो आगे हम नेक्स्ट, ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा हम अगले टॉपिक की करेंगे। धन्यवाद।